बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंशियल ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 11 है हमारा। और वो क्या है, टॉपिक क्या है हमारा, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन। कर्वेचर किस चीज़ का? नॉर्मल सेक्शन का। तो सबसे पहले नॉर्मल सेक्शन क्या है उस चीज़ को देख लेते हैं। ए नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए सरफेस एट ए गिवन पॉइंट, यानी नॉर्मल सेक्शन है किसी गिवन पॉइंट के ऊपर सरफेस का, is the section of the surface by a plane containing normal at that point। और वो ऐसा सेक्शन होगा सरफेस का जो यानी कि वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो एक प्लेन होगा, ठीक है, जो कंटेन कर रहा होगा नॉर्मल एट डेट पॉइंट। तो नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सरफेस क्या होगा कि एक आपके पास असल में ऐसा सेक्शन होगा जो कि एक प्लेन से रिप्रेजेंट होगा, जो कि कंटेन कर रहा होगा नॉर्मल एट डेट पॉइंट। सच अ सेक्शन इज़ अ प्लेन कर्व। ऐसा सेक्शन जो होता है वो असल में क्या होता है कि एक प्लेन कर्व होती है। हुज प्रिंसिपल नॉर्मल इज़ पैरेलल टू द नॉर्मल टू द सरफेस, यानी उस कर्व के ऊपर क्या होता है कि प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है वो पैरेलल होता है नॉर्मल टू द सरफेस। वी अडॉप्ट द कन्वेंशन डैट प्रिंसिपल नॉर्मल टू द नॉर्मल सेक्शन, यानी प्रिंसिपल नॉर्मल जो होगा नॉर्मल सेक्शन का is in the same direction as the direction of normal to the surface। यानी प्रिंसिपल नॉर्मल जो होता है नॉर्मल सेक्शन का और नॉर्मल जो होता है सरफेस का, वो असल में क्या होते हैं कि सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, मुनीर्स थ्योरम। मुनीर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए सरफेस in any direction and the curvature k of any other section through same tangent line are related as, यानी उनके दरमियान ये रिलेशन होगा। तो दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन देख लें। द कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन, यानी कर्वेचर हमने निकालना है नॉर्मल सेक्शन का, सरफेस किसी सरफेस का किसी भी डायरेक्शन में, और कर्वेचर हमने निकालना है कोई भी और सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, थ्रू द सेम टेंजेंट लाइन। उनके दरमियान जो टेंजेंट लाइन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और एक हमने कर्वेचर निकालना है नॉर्मल सेक्शन का, एक कर्वेचर हमने निकालना है कोई भी और अदर सेक्शन का, ठीक है। तो उनके दरमियान हमारे पास ये रिलेशन होगा के एन इज़ इक्वल टू के कॉज थीटा। ये के एन कौन सा कर्वेचर है, नॉर्मल सेक्शन का, और ये के जो है ये कोई भी अदर सेक्शन है उसका हमारे पास कर्वेचर है थ्रू द सेम टेंजेंट लाइन। और थीटा क्या चीज़ है, वे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, यानी कि प्लेन का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल्स ऑफ द टू सेक्शन। तो इसका प्रूफ कैसे, हमारे पास द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज़ सेम एज द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ देयर सेक्शन। दो प्लेन के दरमियान जो सेम एंगल होगा वो यानी एंगल क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ देयर सेक्शंस के दरमियान, ठीक है। यानी प्रिंसिपल जो दो हमारे पास प्रिंसिपल नॉर्मल्स हैं उनके दरमियान जो हमारे पास एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल नॉर्मल्स के हिसाब से भी तो एक प्लेन होगा, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से फिर जो प्लेन्स होंगे उनके दरमियान भी तो एंगल होगा, ठीक है। अब जैसे एक दफ़ा प्लेन कंसिडर करें और उसी प्लेन के अंदर जो नॉर्मल है उनको कंसिडर करें, ठीक है। द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज़ एन, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ नॉर्मल सेक्शन, ये जो नॉर्मल सेक्शन का जो यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल है उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं। एंड द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ अदर सेक्शन बाय सेरेट फेरेट फार्मूला इज़, आपको पता है आपने नॉर्मल निकालना है, अब कौन सा, कोई भी और सेक्शन है हमारे पास, तो हमें पता है सेरेट फेरेट फार्मूलाई के मुताबिक आर प्राइम करें क्या आता था, टेंजेंट, आर डबल प्राइम करें तो क्या आता था, कर्वेचर। हम लिख लेते हैं एन वन। एन वन अब हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल, ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन है इसलिए हम इसके लिए एन वन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से एन वन सेपरेट कर लें तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, यानी कि टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद एन, दोनों तरफ एन से डॉट प्रोडक्ट करें, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगा दी है, दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके दरमियान एंगल, एंगल कितना है थीटा, और इधर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों का मैग्नीट्यूड ये वन के इक्वल आएगा। क्यों, हमने क्या रखा हुआ है इनको, यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल्स, ठीक है। तो सिर्फ क्या रह गया, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू दिस, तो इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अगेन कंसिडर करें आर प्राइम,
आर प्राइम का मतलब क्या होता है कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, लेकिन आपको पता है आर जो है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, यानी पार्शियल आर बाई पार्शियल यू डी यू बाई डी एस प्लस पार्शियल आर बाई पार्शियल वी डी वी बाई डी एस। तो इसको क्या लिख सकते हैं आर वन, और इसको क्या लिख सकते हैं आर टू, क्योंकि आर वन असल में क्या चीज़ था, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, और आर टू क्या चीज़ थी, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी। इसी तरह आर डबल प्राइम करें तो यानी इसका डबल डेरिवेटिव करना है आपने, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे यानी ये क्या चीज़ थी, डी आर बाई डी एस, उसकी पहले वैल्यू लगा दें, आर वन डी यू बाई डी एस, आर टू डी वी बाई डी एस। अब अगेन जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव अलहदा होगा और इसका डेरिवेटिव अलहदा होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, यानी ये देख लें आप, पहले आर वन का इसके लिहाज से डेरिवेटिव और ये वैसे ही, फिर आर वन वैसे ही और इसका डबल डेरिवेटिव, फिर सेम इसी तरह इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल हमने लगाया। लेकिन जब हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया है तो जैसे हमने यहाँ पे डी आर बाई डी एस के लिए चेन रूल लगाया था, ये चीज़ डिफरेंशियल बनाया था हमने, इसी तरह यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर आर वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस के हिसाब से भी ये करना है कि आर वन पार्शल आर वन बाई पार्शल यू डी यू बाई डी एस प्लस पार्शल आर वन बाई पार्शल वी डी वी बाई डी एस, और साथ में ये डी यू बाई डी एस वैसे ही लिख दिया। सेम इसी तरह इस चीज़ के लिए भी हम वो डिफरेंशियल बनाएंगे इस तरह से। इस तमाम को सिंप्लीफाई करें, मतलब क्योंकि आर वन का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं यू के लिहाज से, तो क्या बन जाएगा आर वन वन, इसी तरह ये बन जाएगा आर वन टू, ठीक है, इसी तरह आर टू वन, आर टू टू, यानी वही हमने जो फंडामेंटल मैग्नीट्यूड पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर की। तो अब ये जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू बाई डी एस का स्क्वायर और इसी तरह से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बन गया यू प्राइम का स्क्वायर, यू प्राइम वी प्राइम, ठीक है, इस तरह से। और आपको एक चीज़ ये भी पता है कि आर वन टू करें या आर टू वन करें, यानी आर वन टू का मतलब है पहले आप वी के लिहाज से डेरिवेटिव लेके यू के लिहाज से डेरिवेटिव करें, या यू के लिहाज से डेरिवेटिव लेने के बाद वी के लिहाज से डेरिवेटिव करें, तो सेम चीज़ आती है, वो इक्वल होते हैं। अब क्या करना है, नाउ एन डॉट आर डबल प्राइम, आर डबल प्राइम के साथ एन का डॉट प्रोडक्ट करें तो तमाम के साथ एन डॉट प्रोडक्ट होगा इस तरह से, ठीक है। और हमें पता है एन डॉट आर वन वन क्या होता था, एल के इक्वल, एन डॉट आर वन टू क्या है, एम के इक्वल, एन डॉट आर टू टू क्या है, एन के इक्वल, यानी कि सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। और आपको ये भी पता है कि एन डॉट आर वन ज़ीरो होता है और एन डॉट आर टू भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट है, ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट, और ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें वो तमाम वैल्यूज़ लगाएं तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। We can note that u prime and v prime have same value for both curve at p। अब देखें मतलब ये है कि u प्राइम और v प्राइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, यहाँ पे u प्राइम और v प्राइम के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी ना ही हमने कोई वैल्यू लगाई है ना ही वो ज़ीरो हो रहे हैं। इसलिए जोन सी भी कर्व होगी, क्योंकि एक प्रिंसिपल नॉर्मल सिंपल एक नॉर्मल सेक्शन का है और एक हमारे पास अदर सेक्शन का है, तो उनके ऊपर जो भी कर्व बन रही हैं दोनों, उनका ये u प्राइम और v प्राइम जो है उनकी सेम वैल्यूज़ आ रही हैं। हैंस एन डॉट आर डबल प्राइम हैव सेम वैल्यू फॉर बोथ कर्व, क्योंकि यहाँ पे देखें एन डॉट आर डबल प्राइम में क्या यूज़ हो रहा है, u प्राइम v प्राइम, इसलिए कहता है कि फिर इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी फॉर बोथ कर्व एट p। नाउ वी कंसीडर द नॉर्मल सेक्शन यूजिंग सेरेट फेरेट फार्मूलाई। अब दोबारा से हमने क्या किया, नॉर्मल सेक्शन कंसीडर किया। पहले हमने सेरेट फेरेट फार्मूलाई से अदर सेक्शन कंसीडर किया था, अब हम कौन सा सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्मल सेक्शन। तो आर डबल प्राइम क्या होता है, के एन वैक्टर, लेकिन अब हम के के साथ एन लिख रहे हैं कि ये इसका मतलब है ये कर्वेचर किसका है, नॉर्मल सेक्शन का है। इसी तरह दोबारा से एन के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, तो एन डॉट एन क्या हो गया, 1 हो गया, और ये चीज़ के एन इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन डॉट आर डबल प्राइम इन इक्वेशन 1, ये एन डॉट आर डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, के एन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास पुट वी हैव, यानी इक्वेशन 1 में अगर आप जाएं, इक्वेशन 1 हमारे पास ये, तो ये आपके पास सिर्फ उस ऊपर वाले सेक्शन को देखें, एन डॉट आर डबल प्राइम, एन डॉट आर डबल प्राइम की अभी भी हमारे पास वैल्यू क्या आई है, के एन, ठीक है। तो वो के एन लगा दिया हमने उसकी जगह पे, लेकिन नीचे हमारे पास क्या चीज़ रह गया, फिर उस इक्वेशन 1 के मुताबिक नीचे क्या रह जाएगा,
के रह जाएगा आपके पास, ठीक है, ये के एन डॉट आर डबल प्राइम की वैल्यू लगा दी हमने के एन, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है के, तो वो के दूसरी तरफ शिफ्ट करें आप, ठीक है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, के एन इज़ इक्वल टू के कॉज थीटा विच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। तो ये रिलेशन होगा हमारे पास कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन और कर्वेचर ऑफ एनी अदर सेक्शन। क्रॉलरी है हमारे पास कि वी नो डैट के एन किसके इक्वल है, के एन होता है एन डॉट आर डबल प्राइम, अभी हमने ऊपर ये डिफ़ाइन किया, ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है, एन डॉट आर डबल डेरिवेटिव। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हमने ऊपर देखी कि ये जो हमारे पास ऊपर रिलेशन बन रहा था जिसमें हमने कहा था कि यू प्राइम और वी प्राइम क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया कि एन ये चीज़ किसके इक्वल है, दोबारा इस यानी इस इक्वेशन 2 में हमने जो लिखी थी उसमें एन डॉट आर डबल प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं, के एन, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, के एन। यू प्राइम को क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एस, उसका स्क्वायर, सब के नीचे क्या आ रहा है, डी एस, यानी डी एस का स्क्वायर, डी एस का स्क्वायर, डी एस का स्क्वायर, तो वो एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई, ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे बन जाएगा, हाँ सिंपल, ये हमने जो पीछे एक रिलेशन डिफ़ाइन किया था डी एस का स्क्वायर, जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था वहाँ पे हमने ये डी एस का स्क्वायर हमने डिफ़ाइन किया था कि ई डी यू का स्क्वायर, ठीक है, और इस तरह से ये वहाँ से हमने ये बात लिखी, और डी एस का स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये पुट कर दें तो ये के एन का हमारे पास ये भी रिलेशन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मल कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ नॉर्मल कर्वेचर। कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज़ कॉल्ड नॉर्मल कर्वेचर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ नॉर्मल सेक्शन, ठीक है, एंड द नॉर्मल कर्वेचर इज़, अभी डिफ़ाइन किया, नॉर्मल कर्वेचर आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी ये नॉर्मल सेक्शन का जो है ना ये क्या है, कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ नॉर्मल सेक्शन इज़ कॉल्ड नॉर्मल कर्वेचर, तो ये नॉर्मल कर्वेचर क्या है, ठीक है, तो ये आप इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस अगर आपने लेना है तो वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसको रो एन से डिनोट करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हमने कर दिया उसका। क्वेश्चन है कि इफ़ एल एम एन वैनिशेज एट ऑल पॉइंट ऑफ द सरफेस देन शो डैट द सरफेस इज़ अ प्लेन। वी नो डैट कि ये के एन है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इस सरफेस को हमने प्लेन कर्व यानी किसी भी कर्व को हमने जब प्लेन कर्व शो करना होता था हम शो करते थे कि कर्वेचर ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है तो हमने सरफेस को शो करना है कि वो क्या है, प्लेन है, तो हमें शो करना होगा कि उसका जो नॉर्मल सेक्शन का नॉर्मल कर्वेचर है वो क्या है, ज़ीरो है। तो ये देखें हमें पता है कि के एन तो इसके इक्वल होता है, और ऊपर हमें गिवन है कि एल एम एन जो है वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, इसका मतलब ज़ीरो हो जाते हैं एट ऑल पॉइंट, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्वेचर क्या है, ज़ीरो, द नॉर्मल कर्वेचर इज़ ज़ीरो एट ऑल द पॉइंट ऑफ सरफेस, दस नॉर्मल सेक्शन आर ऑल कर्वेचर लेस, सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ सरफेस इज़ अ प्लेन। जैसे ये पीछे हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था शायद कि चैप्टर नंबर 1 में कि के इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है कि प्लेन कर, यहाँ पे के एन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि वो सरफेस क्या है हमारे पास, प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रियल सरफेस फॉर विच ई ओवर एल एफ ओवर एम जी ओवर एन होल्ड्स इज़ आइदर प्लेन और स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, यानी ये होल्ड करते हैं, यानी होल्ड करने का मतलब है इनकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो सपोज़ कर लें इनकी वैल्यू क्या है, अल्फ़ा है, तो इसका मतलब ई इज़ इक्वल टू एल अल्फ़ा, एफ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एम, जी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एन। के एन का फार्मूला लिखें, ठीक है, ये के एन का फार्मूला है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं एल एम एन, ठीक है, एल एम एन, उसमें नीचे क्या आ रहा है आपके पास, ई एफ जी, तो ई एफ जी की वैल्यू ये वाली लिख लें, अल्फ़ा एल अल्फ़ा एम, ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद वो सेम चीज़ बन जाएगी, तो वो आपस में कैंसिल होगी, तो 1 ओवर अल्फ़ा, इफ़ 1 ओवर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर तो ये ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब के एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और के एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कर्वेचर जो है वो क्या है, ज़ीरो है, यानी कि कर्वेचर लेस है, सो सरफेस इज़ अ प्लेन, अभी ऊपर भी हमने ये बात प्रूव की। लेकिन अगर ये 1 ओवर अल्फ़ा जो है ये कांस्टेंट हो और नॉन ज़ीरो हो, ठीक है,
देन के एन इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ऑफ सरफेस विच इज़ पॉसिबल इन स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, यानी जब ये के एन कांस्टेंट के इक्वल हो, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्फेरिकल सरफेस हमारे पास आ रही है। और ये स्फेरिकल सरफेस हमारे पास ये आपकी कैसे आपको पता चला, ये जो हमने स्फेरिकल कर्वेचर पढ़ा था। ठीक है, वहाँ से आप ये बात लिख सकते हैं कि ये हमारे पास ये क्या चीज़ बनती है, स्फेरिकल कर्वेचर स्फेरिकल सरफेस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेकिंग एक्स वाई एज पैरामीटर कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। और ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है सरफेस की, इसमें से जी सेपरेट कर लें। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन आ गई। हमें पता है आर किसके इक्वल होता है, एक्स वाई जी, एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने ये रख ली क्योंकि जी हमने ऊपर से फाइंड किया है। आर वन फाइंड करें, आर वन कैसे फाइंड होगा, पैरामीटर क्या है हमारे पास एक्स वाई, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव करोगे तो आर वन आएगा, तो इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव कर दिया। इसी तरह इसका वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करें, आर टू हो जाएगा। आर वन वन का मतलब है कि फिर दोबारा एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, फिर दोबारा वाई के लिहाज से डेरिवेटिव। आर वन टू का मतलब क्या है, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेने के बाद फिर वाई के लिहाज से डेरिवेटिव करें, और वो ही हमारे पास आर टू वन होता है। ये आप सिंपली सिर्फ डेरिवेटिव लेके फाइंड कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि ई किसके इक्वल होता है, आर वन का स्क्वायर। ठीक है, ई किसके इक्वल होता है, आर वन का स्क्वायर, और आर वन का स्क्वायर क्या होता है, आर वन डॉट आर वन। ठीक है, तो ये आर वन डॉट आर वन करें। एफ़ निकालना है तो क्या करेंगे, आर वन डॉट आर टू। जी निकालना है तो आर टू डॉट आर टू, यानी कि आर टू का स्क्वायर। और अगर आपने नॉर्मल निकालना है उसके लिए आपको पहले क्या चाहिए, आर वन क्रॉस आर टू। तो ये आर वन क्रॉस आर टू फाइंड करें। एच कैसे आएगा, आर वन क्रॉस आर टू का मॉड यानी मैग्नीट्यूड ले लें। ठीक है, और नॉर्मल किसके इक्वल होता है, आर वन क्रॉस आर टू डिवाइडेड बाई एच। तो ये आर वन क्रॉस आर टू और डिवाइड में क्या लिख दिया हमने, एच लिख दिया। तो फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड तो थे ये ई एफ और जी, वो फाइंड हो गए। सेकंड फाइंड करने के लिए आपने एल एम एन निकालना है, और एल के फार्मूला क्या होता है, एन डॉट आर वन वन। तो ये एन लिखा हमने और ये आर वन वन, एन डॉट आर वन टू, एन डॉट आर टू टू। तो टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल एन माइनस एम स्क्वायर। तो ये एल एन माइनस एम स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये टी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर द सरफेस एक्स वाई जी गिवन है। ठीक है, सरफेस के लिए एक्स वाई जी गिवन है जिसमें यू और फाई क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। फाइंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एंड नॉर्मल ऑफ द सरफेस वेयर फाई एंड यू आर पैरामीटर्स। तो अब इसमें यू और फाई जो है वो क्या है, पैरामीटर हैं। आपने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं। तो ये आर है, आर वन अब आपको पता है कैसे निकालेंगे, आर टू निकालेंगे, आर वन वन भी आप निकाल सकते हैं। यानी अब आपने सिर्फ ई एफ और जी निकालने हैं। इसी तरह आपने एल एम और एन फाइंड करने हैं। यू, इसमें आपके पास यू एंड फाई क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। तो ये क्वेश्चन में भी आपने खुद करना है, यानी कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसमें भी यू और फाई क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। तो आपने आर वन फाइंड करना है, आर टू फाइंड करना है। ठीक है, तो ई एफ जी वही मेथड्स आप यूज़ करेंगे जिससे हम ऊपर ये फाइंड कर चुके हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप आसानी जो है वो खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द सरफेस जनरेटेड बाय बाइनॉर्मल ऑफ द ट्विस्टेड कर्व। ट्विस्टेड कर्व कौन सी होती थी, या स्क्यू कर्व होती थी कि जो एक ही प्लेन में लाई ना कर रही हो। और बाइनॉर्मल है हमारे पास, सरफेस जनरेटेड बाय बाइनॉर्मल ऑफ ट्विस्टेड कर्व, द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट मे बी एक्सप्रेस्ड एज। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर आर बी आर फंक्शंस ऑफ एस, टेक यू एस एज पैरामीटर, फाइंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट नॉर्मल्स। अब सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले हमारे पास गिवन होता था आर पोजीशन वेक्टर। अब आर का डेरिवेटिव लेते थे, एक पैरामीटर के लिहाज से उसको लिख लेते थे आर वन, दूसरे के लिहाज से तो उसको लिख लेते थे आर टू। अब पोजीशन वेक्टर हमारे पास कैपिटल आर है, यानी इसको कैपिटल आर कह देना, कैपिटल आर ये है। अब कैपिटल आर वन का मतलब क्या होगा, कैपिटल आर का यू के लिहाज से डेरिवेटिव।
तो ये आ जाएगा। R2 का मतलब क्या होगा, कैपिटल R का S के लिहाज से डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जो जो वैल्यूज़ अब आपको आती हैं R प्राइम B प्राइम, तो उनकी वैल्यूज़ लगा दें। वेयर n इज़ नॉर्मल टू द कर्व, R11 निकालें, R12 निकालें। यानी फ़र्क सिर्फ यहाँ पे ये है कि सिर्फ पहले गिवन होता था कि R पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अब हमें क्या गिवन है कि R प्लस U बीटा जो है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया, कैपिटल R का नाम दे दिया। अब कैपिटल R के हिसाब से आपने R1 R2 R11 और उसी हिसाब से फिर आप क्या फाइंड कर लेंगे, E F और G। इसी तरह आप n फाइंड करेंगे। n फाइंड करने के लिए देखें n स्टेरिक लगाया है। n स्टेरिक इसलिए लगाया है कि ये नॉर्मल टू द सरफेस है, लेकिन जो पहले हमने n लिखा हुआ है वो हमने लिखा था कि नॉर्मल टू द कर्व है। यहाँ पे ये n यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने ये इसको सेपरेट करने, ये n नॉर्मल टू द कर्व है। अब ये n हम फाइंड कर रहे हैं जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल है। LMN फाइंड करें, ठीक है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन Monge's form question given है, P Q are derivatives of Z of the first order and S T V are the second order partial derivative, show that। हाँ जी, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि इन Monge's form of surface, ये Monge's form में हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। X Y are पैरामीटर, P Q आर डेरिवेटिव्स ऑफ Z, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर के जो डेरिवेटिव हैं उनको P Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, और S R S T आर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हमने ये रिलेशन शो करना है कि E F G और ये सारे जो हैं वो इसके इक्वल आते हैं। तो और हमने आल्सो डिड्यूस्ड दैट T स्क्वायर इज़ ज़ीरो फॉर ए डेवलपेबल सरफेस। तो क्वेश्चन ये है कि z हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, ठीक है। और आपको पता है z का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, p से डिनोट हो रहा है, z का y के लिहाज से डेरिवेटिव q से डिनोट हो रहा है, और सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो r s और t से डिनोट हो रहे हैं। वी नो डैट कि r किसके इक्वल होता है, एक्स वाई जी, एक्स वाई, और z की जगह क्या लगाएंगे, f ऑफ एक्स वाई। तो R1 फाइंड करें। R1 क्या होगा कि x के लिहाज से डेरिवेटिव, क्योंकि x और y क्या हैं, पैरामीटर हैं। तो z का x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो तो p के इक्वल है। इसी तरह z का y के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो q के इक्वल है। z का डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से r है। z का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो t है। इसी तरह z का पहले x के लिहाज से फिर y के लिहाज से डेरिवेटिव क्या है, s के इक्वल है। तो इस तरह आप R1 R2 R11 R22 और ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। और आपको पता है ई फाइंड करना हो तो R1 डॉट R1 करें, ठीक है। तो इसी तरह से F फाइंड करें, G फाइंड करें, और जब आपने फिर सेकंड ऑर्डर फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं उसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे, पहले n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो n डॉट R11 करें। जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना n डॉट R11, तो वो R ओवर H के इक्वल ही आएगा, S ओवर H, और ये सारी चीज़ें आप प्रूव करेंगे। अब नेक्स्ट ये क्या चीज़ है कि डेवलपेबल सरफेस। आपको पता है डेवलपेबल सरफेस की हमने पीछे कंडीशन एक बंद देखी थी कि पार्शियल स्केयर जी पर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स का स्केयर इज इक्वल टू जी का एक्स के लिहाज से डबल डेरिवेटिव और जी का वाई के लिहाज से डबल डेरिवेटिव, यानी फंक्शन का। वहाँ पे था फंक्शन का, लेकिन यहाँ पे फंक्शन किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो ये जो फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है, डेरिवेटिव का स्क्वायर, वो तो आपको पता है एस का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा आर, और एक क्या है टी। दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ठीक है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको पता है टी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टी स्क्वायर तो होता है आर टी माइन, यानी ये अभी हमने निकाला है ऊपर टी स्क्वायर, ठीक है। उसमें आर टी माइनस एस स्क्वायर की जगह क्या लग जाएगा, ज़ीरो, और डिवाइड में एच है तो सारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। सो टी स्क्वायर इज़ ज़ीरो फॉर द डेवलपेबल सरफेस। यानी कि अगर आपके पास सरफेस जो है वो डेवलपेबल होगा तो ये चीज़ जो है, ये टी स्क्वायर जो है ये क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप करेंगे, प्रूव डैट इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑन ए सरफेस एंड ए कर्व वी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, देन कॉस थीटा इसके इक्वल है और साइन थीटा आपने फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्शन, हमारे पास डायरेक्शन के दरमियान एंगल थीटा है,
और एक कर्व है इस तरह का, सेम इस तरह का एक क्वेश्चन जो पीछे अगर आपने ये लेक्चर्स लिए तो वहाँ पे ये सॉल्व है कि एक उसने क्या दिया हुआ है कि v इज़ इक्वल टू कांस्टेंट एक कर्व है, ठीक है, और ये एक कोई भी डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से आपने कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड करने हैं। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये ऊपर हमने इस तरह का क्वेश्चन एक पहले सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट द कर्व, ठीक है, ये रिलेशन गिवन है, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑन द सरफेस एक्स वाई जी गिवन है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने हैं, ठीक है। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स फाइंड करने के बाद ई एफ जी फाइंड करने के बाद आल्सो डायरेक्शंस आर गिवन बाय, ये जो चीज़ गिवन है इसको सिंप्लीफाई करें, डी यू का स्क्वायर और डी फाई का स्क्वायर इसके इक्वल है, यानी डी यू डी फाई का स्क्वायर इसके इक्वल है। स्क्वायर रूट कर लें तो प्लस माइनस में आ गया। तो टू डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, और जो माइनस वाली है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा की फॉर्म में लिख लें। द टू डायरेक्शंस विल बी ऑर्थोगोनल इफ़, आपको पता है ऑर्थोगोनैलिटी के लिए पीछे हमारे पास कंडीशन गिवन थी सबसे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ हमने देखा था कि ये रिलेशन ज़ीरो के इक्वल है। या फिर इसको दूसरी फॉर्म में लिखें, ठीक है, डी फाई से डी फाई और डेल्टा फाई से डिवाइड करने के बाद तो इस रिलेशन को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड लें, उसमें ई एफ जी और ये सारी वैल्यूज़ लगाएं, आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूफ होगी, द डायरेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज़ ऑर्थोगोनल। तो इसी तरह हमारा फिर ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।